देख लेना भाई, यहाँ पर पता चले कि फिर से स्क्रीन खराब हो गई या कुछ भी हो गया। पिछली बार तीसरी बार रिकॉर्ड करवा रहे हो तुम लोग हमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर भीख का कटोरा कहा जाता था, भीख मांगने वाला कहा जाता था। लेकिन प्रथम हरित क्रांति हुई, प्रथम हरित क्रांति के बाद भारत खाद्यान्न उत्पादक तो छोड़ो, भारत अगर मैं आप लोगों से कहूँ निर्यातक भी हो गया। तो ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, तो भारत क्या हो गया, निर्यातक भी हो गया है। इस बात को आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला जो सेक्शन आता है वो आता है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला पुरुष जनसंख्या अधिक है। देख लीजिए भाई, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। क्या पूछा है, केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। तो यहाँ पर महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है। महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है, इसका मतलब ये कि अगर आप लोगों से मैं कहूँ यहाँ पर 1000 पुरुष हैं, तो यहाँ पर 1000 से ज्यादा, कितना, यहाँ पर 1000 से ज्यादा संख्या होनी चाहिए। तो ये महिलाओं की संख्या होनी चाहिए, ध्यान सुना, ये महिलाओं की संख्या होनी चाहिए, और यहाँ पर ये वाली होनी चाहिए पुरुषों की संख्या। तो ठीक है, तो ये ही इसी को हम लोग कहते हैं, कुल मिला के अगर मैं आप लोगों से कहूँ, यही कहलाता है लिंगानुपात। क्या कहलाता है, लिंगानुपात। ये बात हो रही यहाँ पर लिंगानुपात की बात हो रही, तो ठीक है, तो यहाँ पर लिंगानुपात की बात हो रही, तो देख लीजिए आप लोग। वैसे अगर मैं बात करूँ भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है, उसी के आधार पर हम लोग लिंगानुपात का आकलन करते हैं। तो यहाँ पर लिंगानुपात है, कुल मिला के ज्यादा है, मतलब यहाँ पर लिंगानुपात को बात हो रही, लिंगानुपात पॉजिटिव, पॉजिटिव लिंगानुपात। और मुझे ऐसा लगता है कि लिंगानुपात पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह है। एक हम लोग कहते हैं केरल, ध्यान सुना, केरल राज्यों की बात करेंगे, और अगर हम लोग यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेशों में आप लोगों के पास आएगा, उसे हम लोग कहेंगे पुडुचेरी। क्या आएगा, पुडुचेरी। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको केरल और पुडुचेरी, तो इसका आंसर अगर मैं आप लोगों से कहूँ, आंसर होगा क्या, पुडुचेरी। एक बात विशेष रूप से अगर मैं आप लोगों से कहूँ, ध्यान रखना आप लोग, सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर लिंगानुपात, जहां से अगर आप लोगों से मैं कहूँ प्रवास की समस्या आती है, प्रवास की होती है, प्रवास जिधर से अगर मैं आप लोगों से कहूँ प्रवास, आप लोग ध्यान सुना, प्रवास जिधर के लिए होता है, तो जिधर की ओर की अगर हम लोग बात करें, जिधर की ओर प्रवास होता है, उधर अगर आप लोगों से मैं कहूँ, तो यहाँ पर आपको लिंगानुपात क्या मिल जाएगा, लिंगानुपात यहाँ पर जिधर की ओर होता है, वहां पर लिंगानुपात सदैव कम होता है। और प्रवास जिधर से होता है, ध्यान सुना, प्रवास जिधर से होता है, मतलब जिधर से होता है मतलब इधर से अगर मैं कहूँ प्रवास इधर की ओर हो रहा है, तो यहाँ पर जो लिंगानुपात होगा, यहाँ पर लिंगानुपात जो होगा, ध्यान सुना, यहाँ पर जो लिंगानुपात होगा वो लिंगानुपात यहाँ पर ज्यादा होगा। रीजन ये है कि प्रवास, सबसे ज्यादा जो प्रवास होता है, प्रवास पुरुषों का होता है। किनका होता है, पुरुषों का होता है। तो सबसे ज्यादा प्रवास किसका होगा, पुरुषों का होता है। इस वजह से सामान्य रूप से अगर मैं आप लोगों से कहूं, जिधर की ओर होता है, जहां मतलब अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश है, इंदौर है, इंदौर से दिल्ली की बात है, तो दिल्ली में लिंगानुपात कम हो जाएगा। और इंदौर से अगर इंदौर के संदर्भ में देखोगे, इंदौर से क्योंकि आबादी गई है, पुरुष गए हैं, इस वजह से यहाँ लिंगानुपात बढ़ जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग यहाँ से आगे। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट आता है, भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया। किस क्षेत्र में देखा गया हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा, कहां पर देखा गया, तो देख लीजिए भाई, अगर मैं आप लोगों से कहूं हरित क्रांति का प्रभाव, एक तो पूर्वोत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, यहाँ पर उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम भारत, ये आंसर आपका होगा। उत्तर पश्चिम का मतलब यहाँ पर, ध्यान सुना, उत्तर पश्चिम का मतलब यहाँ पर पंजाब है, ध्यान सुना, उत्तर पश्चिम का मतलब यहाँ पर पंजाब है, उत्तर पश्चिम का मतलब यहाँ पर हरियाणा है, उत्तर पश्चिम का मतलब यहाँ पर वेस्टर्न यूपी है। क्या है, वेस्टर्न यूपी है। तो ये सारे के सारे, इनको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे भाई इनको, इनके लिए जो सामान्य रूप से हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हालांकि अगर मैं आप लोगों से कहूं, जो पूर्वोत्तर यहाँ पर जो दूसरी हरित क्रांति आई, कौन सी क्रांति आई, दूसरी हरित क्रांति आई, उस दूसरी हरित क्रांति में यहाँ पर ध्यान जरूर दिया गया था, कहां पर, पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में दिया गया था। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे।
यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो द्वितीय हरित क्रांति की तुलना में प्रथम हरित क्रांति से क्या भिन्नता है, द्वितीय हरित क्रांति की तुलना में प्रथम हरित क्रांति से क्या तुलना है, यहाँ पर प्रथम और द्वितीय। अब बस एक बात आप लोग बता दूं, आगे आप लोग व्याख्या पढ़ते रहना, लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं प्रथम हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति में द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता अगर मैं आप लोगों से कहूं तो यहाँ पर हरित क्रांति है, ध्यान सुना, हरित क्रांति है, और हरित क्रांति में कौन सी हरित क्रांति है, द्वितीय हरित क्रांति है। अगर कोई कहे कि इसकी आवश्यकता क्या थी, ध्यान सुना, आवश्यकता क्या थी, तो अब इसी को, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना, इसके आधार पर आप किसी भी प्रकार का प्रश्न का आंसर सॉल्व कर सकते हो। आवश्यकता क्या थी, ध्यान सुना, द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता क्या थी, तो पॉइंट बताओगे, जो पहली हरित क्रांति थी, ध्यान सुना, पहली जो हरित क्रांति थी, पहली हरित क्रांति, पहली हरित क्रांति की कमियों, पहली हरित क्रांति की कमियों को दूर करना। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, प्रथम जो हरित क्रांति थी, प्रथम हरित क्रांति की जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करना, यही मूल उद्देश्य था किसका, द्वितीय हरित क्रांति का। चलिए अब पढ़ लीजिए आप लोग, प्रथम हरित क्रांति ने क्षेत्रीय असमानता को बढ़ाया, जबकि द्वितीय हरित क्रांति ने समावेशी विकास पर केंद्रित किया। भाई फिर प्रथम क्षेत्रीय समानता को बढ़ाया, ध्यान सुना, क्षेत्रीय समानता का विकास नहीं हुआ भाई प्रथम हरित क्रांति में, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। प्रथम हरित क्रांति धान गेहूं पर आधारित थी, जबकि द्वितीय हरित क्रांति इतना इतना पर आधारित थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला विकल्प आपका खराब गलत होगा, तो आंसर आप लोगों का होगा केवल दो। यहां पर आप लोग ध्यान से देना, क्षेत्रीय समानता को बढ़ाया नहीं, बल्कि अगर मैं कहूं क्षेत्रीय समानता को नहीं बढ़ाया, इसकी वजह से यहां पर ध्यान रखना क्षेत्रीय असमानता का विकास हुआ। किसका विकास हो गया, क्षेत्रीय असमानता का। तो क्षेत्रीय असमानता का विकास होता है, ना कि क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा मिलता है। और ये अगर मैं आप लोगों से कहूं, ये प्रथम हरित क्रांति का सबसे बड़ा दोष भी माना जाता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं, यहां से आगे लिखा है, कौन सा श्री अन्न काला बाजरा, क्या है, काला बाजरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, काला बाजरा किसको कहते हैं, जल्दी से आप लोग ध्यान में देख लीजिए, एक बार आप लोग तो इसको देख लीजिए, फिर बताइए इसका आंसर आप लोग। काला बाजरा की बात चल रही भाई, काला बाजरा है, ब्लैक मिलेट कहते हैं, ध्यान सुना, ब्लैक मिलेट कहेंगे, इसका आंसर होगा रागी। क्या है, रागी। कोदो भी है, कांगनी भी है, ज्वार भी है। ठीक है भाई, यहाँ पर रागी आपको मिलेगा। रागी अगर मैं आप लोगों से कहूँ, जो श्री अन्न है, ध्यान सुना, श्री अन्न, जितने भी श्री अन्न आपको मिलते हैं, उन श्री अन्नों में प्राचीनतम है। क्या है, जितने श्री अन्न है उनमें से प्राचीनतम है, क्योंकि इसका जो उत्पादन हुआ वो नवपाषाण काल से शुरू हुआ। कौन से काल से शुरू हुआ, नवपाषाण काल से। तो नवपाषाण काल से इसकी क्या हो गई, शुरुआत हो गई। नवपाषाण काल से, ध्यान सुनो, नवपाषाण काल से इसकी शुरुआत हो गई। और नवपाषाण काल में विशेष रूप से अगर मैं आप लोगों से कहूं, दक्षिण भारत में रागी का होता था क्या, उत्पादन। तो जितनी भी फसलें आपको श्री अन्न मिलेंगी, उन श्री अन्न में सबसे प्राचीनतम अगर कोई श्री अन्न होगा तो उसका नाम होगा रागी। बाकी आप लोग जानते हो श्री अन्न है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कि श्री अन्न है, श्री अन्न के लिए 2018 में भारत के स्तर पर इसको वर्ष घोषित किया गया, और 2023 में इसको वैश्विक स्तर पर एक वर्ष घोषित किया गया। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे 2018, 2023, और आप लोग जानते हो कि यहाँ पर आप आजकल देखोगे श्री अन्न को हम लोग पौष्टिक भोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, या फिर इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग कहते हैं सुपर फूड। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, सुपर फूड। तो सुपर फूड की संज्ञा दी जाती है किसको, श्री अन्न को। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। श्री अन्न के अंतर्गत सम्मिलित फसल है, तो श्री अन्न के अंतर्गत सम्मिलित फसल है, जल्दी से देख लीजिए। अगर मैं आप लोगों से कहूं, इसमें से कुछ भी नहीं करना, एक पॉइंट है जो कंफ्यूजिंग है, वो है मक्का। क्या है, मक्का। मक्का शामिल नहीं है, लेकिन ठीक है, ज्वार भी है, सावा भी है, कोदो भी है, कांगनी भी है, कुछ देर पहले अपन लोग देख चुके थे। तो आंसर इसका हो जाएगा 1 2 3 4। मक्का को आप लोग इससे हटा दो। चलिए ठीक है, तो मक्का इसमें शामिल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे तो मैच करना है भाई, चलिए ठीक है। तो खाद्यान्न फसल में गेहूं और धान, ये तो बहुत आसान था आपका। बागवानी में आप लोग आम और केला को कर दो, दलहन में आप लोग इसको कर दो, और रेशेदार में किसको कर दो, कपास और जूट को। कपास और जूट में बस एक पॉइंट ध्यान रखना, कपास और जूट में एक बढ़िया चीजें दो कि दोनों रेशेदार फसल है। लेकिन अगर मैं कहूँ एक का रंग, ध्यान सुना, एक अगर मैं कहूँ सफेद सोना है,
क्या है, एक अगर मैं कहूँ कैसा सोना है, सफेद सोना है। चलिए दूसरा अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो गोल्डन है, इसका गोल्डन नाम ही है तो गोल्डन है, गोल्डन का मतलब गोल्डन इसका कलर ही होता है। तो ठीक है, बस एक बात आप लोग ध्यान रखना, इनकी दिशा, उत्पादन की दिशा अलग 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 है। ये अगर मैं कहूँ कपास, अगर मैं आप लोगों से कहूँ, ये पश्चिम भारत की फसल है। किसकी है, पश्चिम भारत की फसल है। और अगर मैं आप लोगों से कहूँ जूट की मैं बात करूं, ये पूर्वी भारत की फसल है। किसकी फसल है, पूर्वी भारत की फसल है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना। ये बात अलग है कि दो की दोनों रिश्तेदार हैं, लेकिन एक पूर्वी की है और एक कहाँ की है, पश्चिम की है। चलिए बढ़ते हैं यहां से आगे। लिखा है भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में असत्य कथन। कैसा कथन है, असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन है, देख लीजिए भाई, सीधी सी बात है। अगर आप लोगों से मैं कहूं असत्य कथन कोई एक ही होगा, इसमें से थोड़ा सा ये वाला एक कहलाएगा, ये वाला दो कहलाएगा, ये वाला तीन कहलाएगा, ये वाला चार कहलाएगा। थोड़ा सा अरेंजमेंट इसका गड़बड़ हो गया है। जल्दी से बताओ भाई, 382 है, सर्वाधिक घनत्व वाला बिहार तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। और सर्वाधिक घनत्व वाला है यहाँ पर फिर भारत के उत्तरी मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः जनसंख्या घनत्व में कमी की प्रवृत्ति देखी जाती है। जल्दी से बता दो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के पास इसका आंसर है। इसका आंसर है, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए। यहाँ पर इसका आंसर मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ गलत है। चंडीगढ़ है, इसका आंसर दिल्ली होना चाहिए। दिल्ली इसलिए होना चाहिए कि दिल्ली में सीधी सी बात है, प्रवास बहुत होता है। तो प्रवास बहुत होता है दिल्ली की ओर, प्रवास बहुत होता है, ध्यान सुना, दिल्ली की ओर प्रवास बहुत होता है, इस वजह से घनत्व ज्यादा होना चाहिए। तो दिल्ली का घनत्व केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा घनत्व जो होगा वो किसका होना चाहिए, दिल्ली का होना चाहिए। बाकी तो ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है बढ़िया, वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर क्रमशः जनसंख्या घनत्व में कमी आती है। यही कॉन्सेप्ट आप वर्षा पर भी लागू कर सकते हो। कहां पर, वर्षा पर भी लागू कर सकते हो कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा क्रमशः कम होती जाती है। यही कॉन्सेप्ट आप किस पर लगा दो, वर्षा पर लगा दो। तो ठीक है, तो वर्षा पर लगा दो पूर्व से पश्चिम जाने पर। किधर जाने पर, पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा क्रमशः कम होती जाती है। तो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर भी लग जाएगा। चलिए यहाँ से बाकी तो ठीक है, 382 है, बाकी सब चीजें हैं। अगली जो जनगणना होगी उसका संबंध जो होगा उसको आप लोग कहा करोगे, अभी कहते हो जनगणना 2011 के अनुसार, फिर बोलना शुरू करोगे जनगणना 2027 के अनुसार। चलिए भाई, सी सुब्रमण्यम का संबंध देख लीजिए। सी सुब्रमण्यम का संबंध जो आप लोगों को मिलेगा वो आपको मिलेगा हरित क्रांति से। चलिए अगर आप लोगों से मैं कहूँ यहाँ पर आप लोगों को, तो यहाँ पर मिल जाएंगे वर्गीस कुरियन। कौन मिल जाएंगे, वर्गीस कुरियन। यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे सी सुब्रमण्यम। क्या है, सी सुब्रमण्यम। सी सुब्रमण्यम की अगर आप लोगों से मैं बात करूं, इसी पर यहीं पर हरित क्रांति से संबंधित वहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे सी सुब्रमण्यम, आपको मिलेंगे सी सुब्रमण्यम के साथ साथ यहीं पर आप लोगों को मिल जाएंगे बोरलॉग। तो ठीक है, तो यहीं पर आपको मिल जाएंगे बोरलॉग, और बोरलॉग के बाद यहीं पर मिल जाएंगे एम एस स्वामीनाथन। क्या मिलेंगे, एम एस स्वामीनाथन मिलेंगे। यहाँ पर सदाबहार क्रांति है, ये भी संकल्पना अगर मैं कहूँ एम एस स्वामीनाथन की है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन की संकल्पना है। द्वितीय हरित क्रांति का जो शब्द आया वो अगर मैं कहूँ भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, तो एपीजे अब्दुल कलाम के समय ये आया। और ये अगर मैं आप लोगों से कहूँ अब्दुल कलाम के समय आया। और हरित क्रांति है जो कृषि नीति आई, ध्यान सुना, जो कृषि नीति आई, कृषि नीति यहाँ पर आई, वो आई 2000 में। कब आई, 2000 में। और इसी समय अगर हम लोग बात करें, द्वितीय हरित क्रांति शब्द भी क्या किया गया, कॉइंड किया गया था। कॉइंड का मतलब पहली बार इस्तेमाल किया गया। चल बढ़ते हैं यहां से आगे। भारत की जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य युग्म की पहचान कीजिए। असत्य युग्म की पहचान करना भाई, ठीक है, 2011 की जनगणना है, आप लोगों से बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। न्यूनतम जनसंख्या है, शीर्ष शिशु लिंगानुपात है भाई, यहाँ पर सबसे कम महिला साक्षरता है। असत्य युग्म की पहचान, भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर है। जल्दी से एक बात आप यहाँ पर बता दीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर
जो आंसर आप लोगों का होगा वो होगा क्या, हरियाणा होना चाहिए भाई, हरियाणा। लिंगानुपात के संदर्भ में अगर मैं आप लोगों से कहूं कुछ भी आएगा तो हरियाणा में निगेटिव ही होगा। ध्यान सुनना, तो अगर मैं आप लोगों से कहूं तो यहाँ पर लिंगानुपात है, लिंगानुपात के संदर्भ में जो कुछ भी होगा यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा। बाकी तो सब आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ भी नहीं है। चल, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, कथन है भाई, 4 कथन है यहाँ पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 931 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक वृद्धि 1.74 है। भारत में दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसमें से आप लोगों को सत्य कथन की पहचान करनी है। देखो भाई, बहुत बड़ा सेंटेंस है यहाँ पर। चलिए भाई, इसमें से देख लीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है उपरोक्त तो सभी विकल्प यहाँ पर क्या है, गलत है। तो सारे के सारे विकल्प इसके गलत है। अब आप लोगों को इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का मतलब जनसंख्या के आंकड़े हैं, जनसंख्या के आंकड़ों में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चलिए, यहाँ पर लिखा है 2011 में भारत का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की तुलना में सुधरा है। ठीक है भाई, एक बार हो सकता है। कन्या भ्रूण हत्या की संख्या में कमी आई है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर बता दीजिए, सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर दोनों कथन गलत हैं। ये लिखा है 2011 से लेकर 56 का सेक्शन है यहाँ पर। चलिए ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सुधरा नहीं, इसमें कमी आई है। क्या है, कमी आई है। तो अगर इसमें कमी आई है, ध्यान सुना, इसमें अगर कमी आई है तो फिर आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा ए। क्या है, ए। दो के दोनों इसमें तो ठीक है, इस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो कमी आई, क्या सीधी सी बात है। कमी तो कन्या भ्रूण हत्या में कमी तो हो ही नहीं सकती है, तो इस दो के दोनों गलत कहलाएंगे। चलते हैं यहाँ से आगे। फिर लिखा है 2011 की जनगणना में भारत का ग्रामीण जनसंख्या अनुपात घटा है। ठीक है भाई। शहरीकरण शहरीकरण ग्रामीण से शहरी प्रवास, देखिए शहरीकरण ग्रामीण से शहरी प्रवास और शहरी क्षेत्रों का विस्तार इसके कारण है। 57 है, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक लगाना पड़ेगा, बाकी चीजें आपकी हो जाएंगी फट से। चलिए बढ़ते यहाँ से आगे। तो जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूँ ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात घटा है, ठीक है भाई, सीधी सी बात है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ शहरीकरण भी तो बढ़ा है। तो ठीक है, तो शहरीकरण में वृद्धि हो गई, ध्यान सुना, शहरीकरण में वृद्धि हो गई। और सीधी सी बात है, गांव से शहर की ओर प्रवास, गांव से शहर की ओर, ध्यान सुना, गांव से शहर की ओर प्रवास है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। तो ये अगर आप लोगों से कहूं, अगर इतना हो गया मतलब ये आंसर सही हो गया। चलिए ठीक है, तो एक तो अगर मैं कहूं ग्रामीण जनसंख्या अनुपात घटा है और शहरी ग्रामीण से शहरी प्रवास बढ़ा, सीधी सी बात है, यही रीजन ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नई जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या स्थिर करने का संशोधित लक्ष्य कितना है। देखो भाई, सीधी सी बात है, भारत में संशोधित लक्ष्य बहुत होते रहे। एक जमाना ये था कि एक 2045 था, जब हम लोग पढ़ते थे तो 2045 था। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा बढ़ गया होगा, और दो बढ़ गया होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2070। क्या है, 2070, क्योंकि भारत में जो कुछ भी है सब संशोधित। अभी तो आप लोगों के जमाने से पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो गई। यहाँ पर ध्यान सुना, हम लोग जब पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ा करते थे तो हमेशा उनका संशोधित लक्ष्य ही मिलता था। तो ठीक है, तो यहाँ पर संशोधित लक्ष्य, ताकि योजना को सफल बनाया जा सके, तो संशोधित लक्ष्य दे देकर सरकार क्या करती थी, अपनी योजनाओं को सफल बनाने का प्रयास करती थी। चलिए ठीक है भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत था। देखो सब 31 ही तो है। देखो, अब 31 में से थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ पर लगाना है। 31 में से अगर आप लोगों से मैं कहूँ, देख लीजिए सब 31 है, इसमें से 31.16, ये बहुत क्लोज था भाई, सीधी सी बात है। इसमें 30-32 हो जाता तो बहुत जल्दी लगा लेते, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है।
पुरुष प्रधान है, सीधी सी बात है। तो कुल मिला के पुरुष प्रधान का मतलब यहाँ पर होता है कि यहाँ पर पुरुषों के द्वारा सर्वाधिक प्रवास। तो मतलब यहाँ पर प्रवास में, इसका मतलब ये होता है प्रवास में पुरुषों की भूमिका। तो ठीक है, तो यहाँ पर पुरुषों की भूमिका, तो प्रवास में पुरुषों की भूमिका आपको देखनी है। प्रवास में पुरुषों की भूमिका, ध्यान सुना, प्रवास में आपको पुरुषों की भूमिका देखनी है। तो जब प्रवास में पुरुषों की भूमिका आप लोग देखोगे तो क्या मिलेगा? वो मिलेगा गांव से शहर की ओर। अभी कुछ देर पहले हुआ, तो यहाँ पर आप लोग बताओगे वो होगा ग्राम से या ग्रामीण क्षेत्रों से, ध्यान सुना, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर। तो ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर ये इनका प्रवास आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, ये आपका पॉइंट बन जाएगा। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर मैं आप लोगों से कहूँ यहीं पर प्रवास में, अगर मैं कहूँ महिलाओं की अगर सबसे ज्यादा भूमिका देखोगे, ध्यान सुना, महिलाओं के संदर्भ में अगर कोई प्रवास देखोगे तो महिलाओं के संदर्भ में वो है विवाह द्वारा प्रवास। किसके द्वारा है? विवाह द्वारा प्रवास है। तो ठीक है, तो ये विवाह द्वारा प्रवास होता है। और विवाह द्वारा जो प्रवास होता है सामान्य रूप से अगर मैं आप लोगों से कहूँ वो गांव से गांव की ओर होता है, ध्यान सुना, गांव से गांव की ओर होता है, या फिर अगर मैं आप लोगों से कहूँ शहर से शहर की ओर होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गांव से शहर की ओर नहीं होगा या फिर शहर से गांव की ओर नहीं होगा, होगा, लेकिन प्रमुखता इसमें इनकी ज्यादा मिलती है, गांव से गांव या शहर से शहर। लॉजिक आप लोग देख सकते हो, सीधी सी बात है। अगर गांव का कोई व्यक्ति है तो अपने ग्रामीण परिवास में ही अपनी बेटी का विवाह करता है, और शहर का व्यक्ति है तो शहरी परिवेश में ही अपनी बेटी का क्या करेगा? विवाह करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। लिखा है भारत में प्रवासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई प्रवासन है, प्रवासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या विचार करना है आपको, वो देखना है। ये सेक्शन अगर मैं कहूँ, भारत में प्रवासन का सबसे बड़ा कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प रोजगार है। ठीक है, भारत में महिला प्रवासियों का सबसे बड़ा कारण विवाह है। देखो हो ही गया। भारत में कुल प्रवासियों में अंतर राज्यीय प्रवासियों का प्रतिशत 50 से अधिक है। देखो भाई यही वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा मुझे। एक तो ये है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प रोजगार, ये तो एकदम से सही लग रहा है। विवाह है, ये भी एकदम से सही लग रहा है। अंतरराज्यीय प्रवासियों का प्रतिशत 50% से अधिक है। ये थोड़ा सा हजम होने वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर अगर मैं आप लोगों से कहूं ये हो जाएगा 1 और 2। तो ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये वाला प्रतिशत जो है ना, ये 10 से 20 के बीच में होता, ध्यान सुना, 10 से 20% के बीच में होता तो आंसर आपका सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर लिखा 50% से अधिक, कुछ ज्यादा ही लग रहा है। चल लिखा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक अप्रवासी आते हैं? ध्यान सुना, अप्रवासी, अप्रवासी का आने का मतलब होता है, सीधी सी बात है, मतलब कहीं से आ रहे, मतलब कुल मिला के यहाँ पर आगमन है। क्या है यहाँ पर? आगमन है। ठीक है ना, तो सीधी सी आगमन है। तो अब आप लोग लॉजिक लगा सकते हो। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूँ दिल्ली एक बार हो सकता है, लेकिन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और छोटा भी है। क्या है? छोटा भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है ना। अब अगर मैं कहूँ इसके हिसाब से फिर आंसर होगा क्या? बिहार, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होगा। इसी वजह से अगर मैं कहूँ यहाँ पर भाषा विवाद शुरू होते हैं। क्या शुरू होते हैं? भाषा विवाद होते हैं। यहीं पर मराठी मानुस की बात होने लगती है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा मराठी मानुस की बात। तो ठीक है, तो मराठी मानुस की भी बात यहीं पर होने लगती है। ये सिर्फ और सिर्फ जानते हो किसकी वजह से होता है? इसी वजह से, अप्रवासी की वजह से। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ना अप्रवासी नहीं जोड़ोगे, यहाँ पर जोड़ोगे उत्प्रवासी। क्या जोड़ोगे? उत्प्रवासी। और बिहार में भी जोड़ोगे क्या? उत्प्रवासी। तो ठीक है, तो यहाँ पर प्रवासी और उत्प्रवासी। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर महाराष्ट्र में प्रवास आता है तो यहाँ से वो प्रवास आता कहाँ से है? तो प्रवास आता है उत्तर प्रदेश, और कहाँ से? बिहार से आता है और महाराष्ट्र में जाता है। इसी वजह से अक्सर आप लोग देखोगे महाराष्ट्र में भाषा विवाद लेकर चलता है। सीधी सी बात है। अगर मैं कहूँ उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विवाद चलता है, हिंदी भैया जी वाला विवाद चलता है, ध्यान सुना, भैया जी वाला विवाद चलता है। और एक बात तो आप लोग जानते हो, यही विवाद है, यही मूल रीजन था कि आप लोगों ने देखा होगा बाला साहब ठाकरे जी का क्या हुआ था। एक राजनेता के रूप में, महाराष्ट्र की एक पहचान के रूप में उनका क्या हुआ था? उदय हुआ था। अब उनकी पार्टियां आप लोग जानते हो, शिवसेना पार्टी अब तो कई भागों में विभाजित हो गई है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे।
असुमेलित की पहचान करना भाई, असुमेलित की पहचान कर दीजिए जल्दी से, मुझे ऐसा लगता है। तो ठीक है भाई, यहाँ पर असुमेलित है, रजत क्रांति है, रजत यानी सफेद, अंडा भी सफेद, गोल है, यहाँ पर मैं कहूँ गोल आलू है, यहाँ पर गुलाबी है, प्याज का छिलका गुलाबी मिलेगा, मछली झींगा मछली का हो जाएगा। धूसर क्रांति का मतलब, धूसर का मतलब होता थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ जैसे कि उर्वरक, क्या है, उर्वरक का रंग होता है, तो ठीक है, तो राख जैसा, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ये है उर्वरक, क्या है, उर्वरक। तो धूसर क्रांति का मतलब, धूसर का मतलब सामान्य रूप से अगर मैं कहूँ, सामान्य भाषा की बात कर रहा हूं मैं, वो है राख जैसा कलर। कैसा कलर कहलाएगा, राख जैसा कलर कहलाएगा। इस वजह से यहाँ पर आंसर ये होगा। ऐसी बहुत सारी क्रांतियां हैं, क्रांतियां आपके मॉडल आंसर में दी हैं, तो आप लोग उसको पढ़ लेना। चलिए, लिखा है कि 2023-24 में कुल मोटा अनाज उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था, जल्दी भाई देख लो आप लोग। यहाँ पर मोटा अनाज की अगर हम लोग बात करें तो मोटा अनाज में यहाँ पर आपको मिल जाएगा तीसरा स्थान। क्या है, तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान है तो फिर यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से कहूँ पहला, दूसरा और फिर यहाँ पर है तीसरा। तीसरा तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, दूसरे में आप लोग जाओगे तो राजस्थान, पहले में आप लोग जाओगे तो कर्नाटका। क्या है, कर्नाटका। तो ठीक है, तो ये मोटा अनाज है। ये मोटा अनाज अगर मैं आप लोगों से कहूं, ये मोटा अनाज आजकल मोटा अनाज नहीं रहा। इस मोटे अनाज को भारत के प्रधानमंत्री ने एक नया नाम दे दिया है। उस नए नाम का नाम क्या है, श्री अन्न। तो श्री अन्न आप लोगों को यहाँ पर मिल गया। बढ़ते हैं यहाँ से आगे। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किन राज्यों में हो रहा है। सरसों का उत्पादन किन राज्यों में हो रहा है भाई, देखो सीधी सी बात है। तो अगर आप लोगों से मैं कहूँ, सरसों के उत्पादन में मध्य प्रदेश को तो शामिल कर लेना। अब मध्य प्रदेश को शामिल करने के बाद आप जिसको मन करे उसको साथ में शामिल कर लो। तो जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए, मध्य प्रदेश को शामिल करके, मध्य प्रदेश को शामिल करके सरसों का उत्पादन हो जाएगा यहाँ पर। आप लोगों का आंसर होगा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। तो ठीक है, तो ये आप लोगों का पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। यहाँ से आगे इसमें ये कि सरसों का राजस्थान अग्रणी है, ये बड़ी बात है भैया, आप लोगों के लिए एकदम से ध्यान देने वाली बात है कि सरसों उत्पादन में राजस्थान का स्थान बहुत आगे है। चल, यहाँ लिखा है भूकंपी जोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भूकंप 5 के अंतर्गत शामिल हिमालय हो गया भाई, ठीक है भाई। भूकंप 4 में उत्तर भारत का विकास, विशाल मैदान दिल्ली पंजाब, मतलब कुल मिला के हिमालय के पास वाला क्षेत्र हो गया। भूकंप 3 में उसके भी दक्षिण में आ गया, ठीक है, यहाँ पर गोदावरी कृष्णा का डेल्टा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि भूकंप 3 है, मध्य प्रदेश भी शामिल है इसमें। इसका आंसर अगर आप लोगों से मैं कहूँ, इसके आंसर तो लगभग सभी सही लग रहे हैं। 66 का आंसर है, 66 का आंसर सभी के सभी सही लग रहे हैं। चलिए, वैसे भी अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो यहाँ पर जो भूकंप जोन है, ध्यान सुना, ये जो भूकंप जोन है, भूकंप जोन की अगर हम लोग बात करें तो भूकंप जोन में आपको 2-3 चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी। भूकंप जोन में एक समय 5 जोन हुआ करते थे, 5 जोन हुआ करते थे, फिर 5 जोनों को हटा दिया गया, 5 जोनों को हटा दिया गया और फिर रखे गए सिर्फ और सिर्फ 4 जोन। 4 जोन है, तो आप उसको, पहला जो सेकंड से शुरू होता है, फिर ये थर्ड हो जाएगा, फिर यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से कहूँ ये फोर्थ हो जाएगा और फिर यहाँ पर फिफ्थ हो जाएगा। जो फिफ्थ जोन है, फिफ्थ जोन में सर्वाधिक तीव्रता है, यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक तीव्रता है, और ये सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र कहलाएगा। और सर्वाधिक तीव्रता में, जहां पर ये सर्वाधिक तीव्रता है और सर्वाधिक तीव्रता भारत के हिमालयी क्षेत्रों में ज्यादा है, तो भारत के हिमालयी क्षेत्रों में, तो हम भारत जब कभी बात आए आप लोगों के पास सर्वाधिक तीव्रता, तो आप लोग हिमालय के क्षेत्र में चले जाना। और जैसे जैसे कम की बात आएगी वैसे वैसे, अगर मैं आपसे कहूं, अगर इसको एक जनरलाइज वे में कहूं, ध्यान सुना, जनरलाइज वे में कहूं, तो आप लोग देखोगे उत्तर से, ध्यान सुना, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर जाने पर, जाने पर भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता कम होती जाती है, क्रमशः कम होती जाती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये जनरलाइज है, का अपवाद आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये एक जनरल वे है, जनरल वे में आप लोग इसको बता सकते हो। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो बात है द्वितीय हरित क्रांति
संबंधित है? द्वितीय हरित क्रांति संबंधित है, जल्दी से बताओ भाई। द्वितीय हरित क्रांति है कृषि को आधुनिक, टिकाऊ और अधिक कुशल बनाने पर, फसल विविधीकरण और कृषि के नवाचार पर, कृषि को जलवायु अनुकूल बनाने पर, और अगर मैं कहूँ मृदा स्वास्थ्य और जल संरक्षण पर। ये तो मुझे ऐसा लगता है सब सही है। और अगर आप लोगों से मैं कहूँ ये जितने भी यहाँ पर हैं ये द्वितीय हरित क्रांति के, अगर मैं आप लोगों से कहूँ ये सारे के सारे द्वितीय हरित क्रांति के उद्देश्य है एक प्रकार से, या फिर अगर मैं आप लोगों से कहूँ विशेषता है। क्या है? विशेषता या फिर उद्देश्य कह सकते हो आप लोग। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से कहूँ और ये जितने भी यहाँ पर आपको मिले तो ये कहलाएगा प्रथम हरित क्रांति के दोष। प्रथम हरित क्रांति, ध्यान सुना, प्रथम हरित क्रांति के दोष, ये प्रथम हरित क्रांति के दोष में शामिल है। प्रथम हरित क्रांति के दोष में शामिल है ये सारे के सारे। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ से आगे। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको भाई परियोजना मिलान करनी है। तो मुझे तो ऐसा लगता है अपन लोग, लगता है एक बार यहाँ पर परियोजना उकाई वाली पढ़ चुके थे, तो बाकी सब तो ठीक ठीक है। यहाँ पर यही वाला जो सेक्शन है यहाँ पर आपके पास वेनगंगा उकाई परियोजना आप लोगों को मिलेगी। उकाई परियोजना मुझे ऐसा लगता है कि तापी नदी पर है। कहाँ पर है? तापी नदी पर। और इसका जो संबंध आपको मिलेगा वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। तो गुजरात से संबंधित आपको मिल जाएगी कौन सी? उकाई परियोजना। बाकी तो ठीक है, सबकी सब आप लोग जानते हो। नागार्जुन परियोजना है, ये तो सारी की सारी बातें आप लोग जानते हो। चलिए यहाँ पर है अमृत क्रांति का संबंध मुख्य है। अमृत क्रांति का इधर तो एकदम से आपको वनडे जैसे हैं भाई, एक एक पॉइंट वाले उत्तर आ गए भाई यहाँ तो। चलिए तो आप लोग फट से बना दियो। अमृत क्रांति का संबंध है, अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। नदी जोड़ो परियोजना मैंने आप लोगों से कहा था 16 नदी लिंक है, 14 नदी लिंक है, कुल मिला के अगर मैं आप लोगों से कहूँ 30 नदी लिंक है। क्या है? 30 नदी लिंक है यहाँ पर। और इन्हीं 30 नदी लिंकों के सहारे अगर मैं आपसे कहूँ भारत में नदी जोड़ो परियोजना चलाई जा रही है। चल यहाँ से आगे बात करते हैं कृषि क्रांतियों के जनक के संबंध में सुमेलित नहीं है। स्वामीनाथन है भाई, सैम पित्रोदा है, गुलाबी क्रांति है, पीएम। अब जैसे अगर मैं कहूँ रजत क्रांति है, ये तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ इनको रखना था, अगर मैं कहूँ राजनीतिक क्रांति रखनी थी। क्या है? राजनीतिक क्रांति रखनी थी तो फिर ये आपके हो जाते। बाकी तो सारी की सारी ठीक है। सैम पित्रोदा हो जाएंगे, पीली क्रांति है, गुलाबी क्रांति हो जाएगी, ठीक है, दुर्गेश पटेल हो, ये आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ऐसी बहुत सारी क्रांति आपको मिलेंगी, इन क्रांतियों को आप लोग याद रखना भाई, सीधी सी बात है। ये आप लोगों से मैं कहूँ तो पीली क्रांति है, ध्यान सुना, पीली क्रांति अगर मैं कहूँ सरसों उत्पादन से, किससे है? सरसों उत्पादन से पीली पीली होती है। गुलाबी है झींगा से, झींगा के साथ साथ अगर आप लोगों से मैं कहूँ वेजिटेरियन हो तो फिर प्याज उत्पादन से। क्या है? प्याज उत्पादन से। चलिए रजत के बारे में आप लोग जानते हो, रजत का अगर मैं आप लोगों से कहूँ, रजत का जो संबंध था वो अंडा उत्पादन से था। किससे था? अंडा उत्पादन से। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो विभिन्न प्रकार की कृषि विधियों के संबंध में सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। अब भाई देख लो यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर होगा ये। यहाँ पर लिखा है वर्मी, वर्मी कल्चर। वर्मी से अगर मैं कहूँ, वर्मी से मुझे तो याद आता है उसको हम लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट अगर मैं आप लोगों से कहूँ, ये खाद, खाद निर्माण की पद्धति है। ये क्या है? खाद निर्माण की प्रक्रिया। तो ठीक है, तो खाद निर्माण की प्रक्रिया है, और खाद निर्माण की प्रक्रिया है। और इस खाद निर्माण की प्रक्रिया में मुझे ऐसा लगता है जो केंचुआ होते हैं, केंचुओं का उत्पादन यहाँ पर होता, केंचुआ पर आधारित है। तो ये अगर आप लोगों से मैं कहूँ तो केंचुए पर आधारित होना चाहिए। क्या? वर्मी कंपोस्ट। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। भारत में सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना, मैंने आपसे कहा था तेल शोधन कारखाना है जो चल रहा है, ये है डिगबोई, ये असम में है। ये मुझे ऐसा लगता है कि पहला क्वेश्चन था, उसी में हमारी आपसे बात तो हो चुकी होगी। तो देख लो भाई 72 है, 72 एक बार आप लोग चेक कर लो, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन एक बार आप लोग चेक कर लो प्लीज। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अगला जो सेक्शन आप लोगों के पास आएगा उसे हम लोग कहेंगे यहाँ पर हरित क्रांति के संबंध में सही। सही क्या सही है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व ही लाभान्वित हो चुके, द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य लाभान्वित हो चुके गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सके बीज पानी उर्वरक का विस्तार करना। ये तो एकदम से देखो सही लग रहा है यहाँ पर।
ठीक है, चल। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, ये भी आप लोगों का सही है। अब आप लोग देख लीजिए भाई इसमें से क्या क्या करना है। यहाँ पर उत्पादन में और वृद्धि करना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वाला जो सेक्शन आप लोगों को लग रहा है ये तो गलत है। यहाँ पर गेहूं और चावल में फिर से उत्पादन क्यों भाई करेंगे जब ऑलरेडी उत्पादन हो चुका है। और फिर लिखा है कि प्रारंभ हो इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। ये मतलब एक दूसरे का से कॉन्ट्राडिक्टरी है थोड़ी सी। तो इसका आंसर जो आप लोगों का होगा वो होगा 2 और 4। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। यहाँ से है भाई आप लोग इसका मिलान कर दीजिए। मिलान करना है आपको कौन सा मिला हुआ सही है। मिला हुआ सही है क्षेत्रों का कौन। भारत में तेल क्षेत्र है भाई, तेल क्षेत्र है। तेल क्षेत्र में एक बार थोड़ा सा सोच लो आप लोग। चलिए इसका आंसर आता है पूर्वी तट के अपतटीय क्षेत्र। क्या है अपतटीय क्षेत्र? ओलकड और असल अस जोड़। वैसे अगर मैं कहूँ ये वाला जो सेक्शन है ना ये इसी में यहाँ पर बल्कि अगर केजी बेसिन होता ना, कौन सा बेसिन होता? केजी बेसिन होता तो ये आप लोगों का उत्तर सही हो जाता। तो केजी बेसिन यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर केजी बेसिन नहीं है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना। तो केजी बेसिन नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है ये वाला तो उत्तर गया। असम में है, गुजरात में है, कलो कालोल है, पश्चिमी आलिया बेट है। तो बाकी तो आपके लगभग सही हैं। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ सी में से हटा दो विकल्प में से, जो आपका आंसर बनेगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपसे मैं कहूँ आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। बस एक बात आप लोग ध्यान सुना, जो तेल क्षेत्र होते हैं ध्यान सुना, जो तेल क्षेत्र होते हैं यहाँ पर, यहाँ से तेल क्षेत्र तो इनको हम लोग दो स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। एक तो अगर हम लोग बात करें, एक को हम लोग कहते हैं ऑनशोर। ध्यान सुना, एक के लिए शब्द इस्तेमाल होता है ऑनशोर बेसिन, दूसरे के लिए शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है ऑफशोर बेसिन। क्या है? ऑनशोर और ऑफशोर। ये अगर आप लोगों से कहूँ ऑनशोर बेसिन का मतलब ये होता है, ध्यान सुना, ऑनशोर बेसिन का मतलब होता है स्थलीय भाग। कैसा भाग कहलाता है? स्थलीय भाग। तो स्थलीय भाग में अगर तेल का उत्पादन हो रहा है तो उसके लिए हम लोग ऑनशोर बेसिन कहेंगे। और ऑफशोर बेसिन का मतलब होता है जलीय भाग। क्या है? जलीय भाग। तो जलीय भाग में अगर यहाँ पर उत्पादन हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे ऑफशोर बेसिन। और सबसे बड़ी बात यह कि स्थलीय भाग और जलीय भाग की सीमा का अगर कोई पूछे कि इनका कौन सा भाग स्थलीय है कौन सा भाग जलीय है, इसका सीमा का निर्धारण कैसे होगा, ध्यान सुना, इसकी सीमा का निर्धारण कैसे होगा, तो वो होगा तटरेखा। क्या है? तटरेखा। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं तटरेखा के अंदर, ध्यान सुना, तटरेखा के अंदर स्थलीय भाग, और अगर मैं आप लोगों से कहूं तटरेखा से बाहर, ध्यान सुना, तटरेखा से बाहर, तो तटरेखा से बाहर हो जाएगा जलीय भाग, और तटरेखा से अंदर की अगर हम लोग बात कर देंगे तो हो जाएगा स्थलीय भाग। ठीक है, चल बढ़ते हैं यहाँ से आगे। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है भाई, ठीक है भाई मिला दो। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है भूतापीय ऊर्जा स्थल है। भूतापीय ऊर्जा स्थल है तो यहाँ पर एक, जैसे यहाँ पर लिखा तप्त पानी, यहीं पर एक अगर मैं आप लोगों से कहूँ ताता पानी भी है। क्या है? यहाँ पर ताता पानी भी है, सूरज कुंड है, अनहोनी है। चलिए ठीक है, ये वास्तव में अगर मैं कहूँ छत्तीसगढ़ का ये आंसर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में तप्त पानी नहीं बल्कि ताता पानी होना चाहिए। ये जो तप्त पानी है, तप्त पानी उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में आप लोगों को मिल जाएगा कौन सा? तप्त पानी का क्षेत्र मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला सेक्शन देख लीजिए। अगले सेक्शन की अगर आप लोगों से मैं कहूँ मिलान करना है, ये जितने भी हैं ये मुझे ऐसा लगता है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र है। क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो ठीक है, तो यहाँ पर है परमाणु ऊर्जा केंद्र है, सारे के सारे परमाणु ऊर्जा केंद्र है। परमाणु ऊर्जा केंद्र में देख लीजिए आप लोग, मिला दीजिए। तारापुर को ले जाओ, महाराष्ट्र में ले जाओ। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कुंडलकुलम को ले जाओ, यहाँ पर तमिलनाडु में ले जाओ। रावत भाटा को यहाँ पर ले जाओ, और नरोरा को यहाँ पर। ये जो नरोरा है आप लोगों को यहाँ पर एक शहर जगह का नाम है, उसका नाम है बुलंदशहर। कौन सा शहर है? बुलंदशहर। तो बुलंदशहर में आपको नरोरा मिलेगा। तारापुर के बारे में कहा जाता है ये तारापुर प्रथम है। क्या है? प्रथम अगर मैं कहूँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है या परमाणु बिजली घर है, तारापुर प्रथम परमाणु बिजली घर है। और सबसे बड़ी बात ये, ध्यान सुना, और ये यूएसए की सहायता से स्थापित है।
किसकी सहायता से? यूएसए की सहायता से स्थापित है। इसमें से जितने भी परमाणु बिजली घर हैं या परमाणु ऊर्जा केंद्र है, उसमें से सबसे ज्यादा विवादित ये था। ये वाला बहुत ही विवादित था, और इसका विवादित होने का रीजन था कि ये तो एक तो सबसे बड़ा बनने वाला था, दूसरा अगर आप लोगों से कहूं, इसमें अगर मैं कहूं रूस का सहयोग था। तो रूस का सहयोग था, जब रूस का जहां जहां पर रूस का सहयोग होता है, पश्चिमी देश वहां पर सीधी सी बात है परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना आप लोग। तो यही सारी सारी बातें यहाँ पर थी। तो कुंडन कुलम होगा, बाकी तो रावत भाटा और ये सब आपको मिल जाएंगे। चल, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास इरेडा की स्थापना कब हुई? भाई देख लो आप लोग, इसमें से जो आपका बने लगा देना आप लोग, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर आंसर बता देना जो भी आप लोगों का बने आंसर। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि 87-88 इसका आंसर होना चाहिए। चलिए, यहां से हम लोग बात करते हैं दिसंबर 2024 तक सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ध्यान सुना, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है, उसे हम लोग कहते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के लिए सबसे बड़ी बात चाहिए यहाँ पर, सौर ऊर्जा के लिए चाहिए हमें सौर दिवस की अधिकता। क्या चाहिए? सौर दिवस की अधिकता, या फिर अगर आप लोगों से मैं कहूं यहाँ पर सौर विकिरण की अधिकता। सौर विकिरण की अधिकता, तो सौर ऊर्जा के लिए हमें चाहिए सौर विकिरण की अधिकता। अब यहाँ पर सौर दिवस और सौर विकिरण की अधिकता कहां पर होगी? वहां पर होगी, ध्यान सुना, वहां पर होगी जहां पर, ध्यान सुना, ये कहां पर होगी? जहां पर वर्षा कम हो। जहां पर वर्षा कम हो, ध्यान सुना, जहां पर वर्षा कम हो। जहां पर वर्षा कम हो, ध्यान सुना, जहां पर वर्षा कम हो। क्यों? क्योंकि वहां पर जहां पर वर्षा कम होगी वहां पर बादल नहीं होंगे, तो जहां पर वर्षा कम होगी वहां पर बादल कम होंगे, और जब बादल कम होंगे तो सौर विकिरण आसानी से पहुंच जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि वर्षा कहां पर कम होगी, ध्यान सुना, वर्षा कहां पर कम होगी? वर्षा कहां पर कम होगी? जहां पर आपको प्रति चक्रवाती दशाएं मिलेंगी। प्रति चक्रवातीय दशाएं, तो जहां पर आपको प्रति चक्रवाती दशाएं मिलेंगी वहां पर वर्षा कम होगी। प्रति चक्रवाती दशाओं का मतलब क्या होता है? प्रति चक्रवाती दशाओं का मतलब होता है उच्च वायुदाब केंद्र। क्या कहलाता है? उच्च वायुदाब केंद्र। तो यहां पर आपको मिल जाएगा उच्च वायुदाब केंद्र। और उच्च वायुदाब केंद्र जो आपको मिलेगा, ध्यान सुना, या प्रति चक्रवाती दशाएं जो आपको मिलेंगी वो अश्व अक्षांश पर मिलेंगी। कहां पर मिलेंगी? अश्व अक्षांश पर मिलेंगी। तो ठीक है भाई, यहाँ पर अश्व अक्षांश पर मिलेंगी। और अश्व अक्षांश का जो विस्तार सामान्य रूप से कहूं मैं तो विषुवत रेखा मतलब कर्क रेखा या मकर के पास। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूं, सामान्य रूप से मैं कह दूं कर्क के पास। तो भारत के संदर्भ में कर दूं कर्क के पास, या फिर अगर मैं कहूं कर्क और मकर के पास, कर्क और मकर रेखा के पास, मकर रेखा के पास। तो कर्क और मकर रेखा के पास का जितना भी क्षेत्र होगा वहां पर, एग्जैक्ट नहीं, वैसे तो अक्षांश का 30 से 35 का रहता है, मैं तो जनरल वे में बता रहा हूं यहाँ पर कि कर्क और मकर रेखा के पास अगर कोई क्षेत्र है तो वहां पर सौर ऊर्जा की विकास की संभावना पर्याप्त होगी। और इस हिसाब से अगर मैं आप लोगों से कहूं, आप लोगों का आंसर हो जाएगा क्या? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। वैसे भी आप लोग जानते हो राजस्थान में वर्षा कम होती है, ठीक है ना, ऐसे ही ना, वर्षा कम होती। चलिए, यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला जो सेक्शन आता है, भारत के किस राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सबसे ज्यादा है? नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, मुझे ऐसा लगता है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मतलब जैसे कि सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मतलब जैसे कि सौर ऊर्जा। अब अगर आप लोगों से मैं कहूं, इसी हिसाब से मैं लॉजिक लगा देता हूं, आंसर हो जाएगा क्या? राजस्थान। आंसर राजस्थान हो जाएगा। देख लो भाई, राजस्थान होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चल, यहां से बढ़ते हैं आगे। यहां पर लिखा है 2022-23 में धान का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ है? देखो, सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर तो गेहूं का उत्पादन होता है, तो ठीक है, तो गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है। पश्चिम बंगाल में सीधी सी बात है, यहाँ पर चावल और जूट हुआ करता था। क्या होता था? चावल और जूट होता था, सीधी सी बात। और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अगर मैं कहूँ चावल भी होता है, कुछ भाग में चावल के साथ साथ गेहूं भी होता है, तो चावल और गेहूं हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ तेलंगाना का जो क्षेत्र है, तेलंगाना के क्षेत्र में यहाँ पर आपको मिल जाएगा चावल। क्या मिलेगा? चावल। और सबसे बड़ी बात ये कि यही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, तेलंगाना का क्षेत्र हो जाएगा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि उपलब्धि है। क्या है? एक प्रकार की उपलब्धि तेलंगाना के लिए।
चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ से आगे। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट आता है, हाल ही में घटित हुई गंभीर प्राकृतिक आपदा धराली, बाढ़ का संबंध कहाँ से है? धराली इतना फेमस है उत्तराखंड में। सबसे बड़ी बात, ये धराली की जो आपदा है इसको हम लोग कहते हैं एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, या फिर अगर मैं कहूँ बादल फटने से संबंधित आपदा है। क्या है? बादल फटने से संबंधित है। तो ठीक है, तो बादल बादल फटने से संबंधित आपको मिल जाएगी। तो बादल फटने से संबंधित ये क्या है? आपदा है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, बादल फटने से क्या है? संबंधित आपको मिल जाएगी। वैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं बादल फटना है, बादल फटने की घटना में कब कहते हैं? अत्यधिक वर्षा। क्या कहते हैं इसके लिए? क्या शब्द इस्तेमाल होता है? अत्यधिक वर्षा। तो ये अत्यधिक जब वर्षा होती है तो उसको हम लोग कहते हैं बादल का फटना कहते हैं। वैसे अगर आप लोगों से मैं कहूं बादल का फटना, बादल का फटना जब कहा जाता है कि 100 mm की वर्षा, ध्यान सुना, 100 mm की जो वर्षा होती है वो 1 घंटे में हो जाती है, तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल हम लोग कर देते हैं यहाँ पर क्या? बादल का फटना। सबसे बड़ी बात है कि बादल के फटने के जितने भी प्रभाव होते हैं वो प्रभाव एकदम से बादल का, अगर मैं कहूँ जब बादल फटते हैं ना तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना प्रभाव बादल फट गया, धरातल पर पानी आ गया, फिर उसका जितना प्रभाव पड़ता है वो। और सबसे बड़ी बात ये कि बादल के फटने के जो प्रभाव हैं, प्रभाव तो पड़ेंगे ही, बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसकी जो तीव्रता में वृद्धि होती है, ध्यान सुना, उसकी तीव्रता में जो वृद्धि होती है जिसकी वजह से धराली जैसी घटनाएं हुई, उसमें मानव का योगदान ज्यादा है। किसका योगदान ज्यादा है? मानव का योगदान ज्यादा है। क्यों मानव का योगदान ज्यादा है? कि मानव के द्वारा बेसिन जो होते हैं, नदी बेसिन जो होते हैं, ध्यान सुना, नदी जो बेसिन होते हैं उनका अतिक्रमण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अतिक्रमण कर लिया जाता है। तो अतिक्रमण कर लिया जाता है, बेसिन या नदी का क्या किया जाता है? यहाँ पर अतिक्रमण किया जाता है। इस वजह से, ध्यान सुना, बेसिन का अतिक्रमण किया जाता है, इस वजह से अगर मैं आप लोगों से कहूं आपदा ज्यादा भयानक हो जाती है। भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र में से कौन है? सबसे बड़ी बात है, ध्यान सुना, ज्वारी शक्ति है, यहां पर ज्वारी शक्ति का मतलब है तो ज्वार भाटा। क्या होता है? ज्वार भाटा। तो चलिए ठीक है भाई, ज्वार भाटा में से अगर मैं कहूं ज्वार में क्या होता है, इसमें तट की ओर पानी आता है, तट की ओर पानी आता है, ध्यान सुना, तट की ओर पानी आता है। ये पानी कहीं और का नहीं, आपकी बाल्टी का पानी नहीं, घर का पानी नहीं, सागर का पानी। तट की ओर पानी आता, कहाँ पर? ज्वार के समय आता है, तट की ओर पानी आता है। बस एक बात आप लोग ध्यान रखना, तट की ओर पानी आता है तो यहाँ पर क्या चाहिए? पानी की तीव्रता चाहिए। मतलब जितने तेजी से पानी आएगा उतनी तेजी से, सीधी सी बात है, ब्लेड्स को रोटेट करेगा। पानी की तीव्रता ज्यादा चाहिए, ध्यान सुना, तीव्रता चाहिए, तीव्रता वहां पर ज्यादा होगी जहां पर सकरा भाग होगा। कैसा भाग होगा? सकरा भाग होगा। सकरा भाग का मतलब यहां पर कुल मिला के अगर मैं कह दूं, यहां पर इसका मतलब ये होता है, उसे हम लोग कहेंगे सकरी घाटी या सकरी खाड़ी। तो यहां पर जहां पर आपको मिल जाएगी सकरी खाड़ी, जहां पर सकरी खाड़ी मिलेगी वहां पर अगर मैं कहूं ज्वारी ऊर्जा उत्पादन की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। इनमें से अगर मैं आप लोगों से कहूं खंभात का जो तट है, खंभात की जो खाड़ी है, वो अन्य की तुलना में थोड़ी सी क्या है? सकरी है। इस वजह से यहाँ पर संभावना क्या है? ज्यादा है। और ये खंभात का तट है, खंभात का तट का मतलब अगर मैं कह दूं यहाँ पर गुजरात। क्या है? गुजरात। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। ये दाना चक्रवात है भाई, देख लो, मैं तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। ये नामकरण किसका है? इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ध्यान सुना। अब बस एक पॉइंट इसमें से एक विचार करने योग्य है, यह गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया। वैसे अगर मैं कहूँ सामान्य रूप से देखोगे गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो सेक्शन होता है वहां पर इनका प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम होता है। तो यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र वाला तो आंसर मुझे नहीं लग रहा कि सही है। ये अगर मैं आप लोगों से कहूँ इसका आंसर पहला होगा। ये गुजरात और महाराष्ट्र ना होकर इसमें से आपको पूर्वी राज्य लिखने थे। कौन से? पूर्वी तटीय राज्य। तो पूर्वी तटीय राज्य अगर यहाँ पर हो जाएंगे, ध्यान सुना, पूर्वी तटीय राज्य हो जाएंगे तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ से आगे। यहाँ से आगे चलते हैं तो यहाँ पर अगला जो सेक्शन आप लोगों के पास आ रहा है, असुमेलित कथन का पहचान करना है। विपर्जय है, आसानी है, ताउते है और अम्फान है। देख लीजिए भाई, इसमें भी आप लोगों को मेल करना है तो मेल कर दीजिए, इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ जो आसानी करके आपको दिख रहा है उसका संबंध उड़ीसा से है।
कहाँ से है? उड़ीसा से। देखो आप लोग, मुझे दो उत्तर है, महाराष्ट्र और वो वाले, तो उड़ीसा वाला सेक्शन है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। तो ये वाला तो सेक्शन आप लोग कर लेना आसानी से। असत्य कथन का चुनाव करना है, इसमें से कुछ भी मुझे तो नहीं लग रहा। बादाम पहाड़ है तेलंगाना में, बादाम पहाड़ है दिल्ली रह जा रहा, बाबा उदान है। यहाँ पर बादाम पहाड़ जो होगा ये मुझे उड़ीसा में लगेगा। कहाँ पर लगेगा? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में आपका हो जाएगा, तो आंसर आप लोगों का ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, असत्य कथन हो जाएगा। ये तो सीधे सीधे सी प्रश्न है, सीधे सीधे सेक्शन है, आप लोग आसानी से बता सकते हो। निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% कोयला, भाई 90% कोयला, 90% कोयला है, सीधी सी बात है, इसका आंसर होगा गोंडवाना। क्या है? गोंडवाना। तो यहाँ पर आप लोग नाम बताओगे किसका? गोंडवाना का। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा गोंडवाना चट्टान क्रम। और सबसे बड़ी बात है कि लगभग अगर मैं कहूँ 98%। और इसमें से एक आप लोगों के विकल्प में और दिया हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं टर्शरी क्रम। तो टर्शरी क्रम की अगर मैं बात करूं, तो टर्शरी क्रम में लगभग अगर आप लोगों से मैं कहूं कितना प्रतिशत है? 2%। तो टर्शरी क्रम है, टर्शरी क्रम में 2% है। और यहाँ पर लगभग 98% है। क्या है? 98% है। विंध्यन क्रम है, विंध्यन क्रम में अगर मैं आप लोगों से कहूं लाल बालुआ पत्थर मिलेगा, तो यहाँ पर लाल बालुआ पत्थर हो जाएगा। और यहाँ पर धारवाड़ है, धारवाड़ में आपका सोना है। सोना के साथ साथ यहाँ पर अगर मैं कहूँ चांदी है, तो सोना चांदी ये सारे के सारे आपको नाम मिल जाएंगे। चल, यहाँ से बढ़ते हैं आगे। तो ठीक है भाई, ये आप लोग मैच करना है, मुझे ऐसा लगता है कोयला क्षेत्र को मैच करना है। तो आप लोग देखना, अगर आपसे कहूँ सिंगरौली आपका मिल जाएगा, सिंगरौली को सोन घाटी में ले जाओ। और यहाँ पर आप लोगों का तलचर जो आपको मिलेगा, तलचर अगर मैं आप लोगों से कहूँ, तलचर उड़ीसा में, उड़ीसा यानी महानदी में ले जाओ। कर्णपुरा है दामोदर घाटी, कर्णपुरा झारखंड है, सिंगरेनी को आप लोग गोदावरी में ले जाओ। ठीक है, ये मैच हो गया आप लोगों का। चल, यहाँ से बढ़ते हैं आगे। यहाँ से बढ़ते हैं हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एचबीजे पाइपलाइन। एचबीजे पाइपलाइन सीधी सी बात है, भारत में अगर मैं आपसे कहूँ 90% जो गैस पाइपलाइन है, उन पर अगर मैं कहूँ एक ही कंपनी है जिसका अधिकार है, उसका नाम क्या है? यहाँ पर गेल। इसको हम लोग सामान्य रूप से इसको कह देते हैं GAIL। तो ये कहलाता है गेल। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग कहेंगे गेल। चलिए भाई, हजीरा कहाँ पर है? हजीरा गुजरात में है। यहाँ पर विजयपुर आपका गुना में है, मध्य प्रदेश में है। तो ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हो जाएगा। और जगदीशपुर का जो हिस्सा हो जाएगा, ये यूपी का हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं यहाँ से आगे। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर से मैच करना भाई, देख लीजिए यहाँ पर कौन सा सही है। 89 नंबर का सेक्शन है, जल्दी से आप लोग मैच कर दीजिए। मैच करने की जब हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा आप लोगों का 1 और 3। 1 और 3 यहाँ पर सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर मैच करना है भाई, 1 और 3 असत्य है। तांबा अगर मैं आप लोगों से कहूँ चित्रदुर्ग हो गया, ये भी गलत है, गलत है। असुमेलित पहचान करना ना, सुमेलित नहीं है। और फिर एक आपका हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर मैग्नीज भीलवाड़ा। तो अगर आप लोगों से कहूँ भीलवाड़ा का जो सेक्शन है आप लोगों का सुमेलित नहीं है, 1 और 3। ये चित्रदुर्ग होगा, ये लौह अयस्क के लिए फेमस होगा। तो ये लौह अयस्क वाला सेक्शन अगर मैं कहूँ इधर का हो जाएगा, चित्रदुर्ग वाला सेक्शन। ये वाला जो सेक्शन होगा, भीलवाड़ा वाला सेक्शन होगा, यहाँ पर मैग्नीज, यहाँ पर तांबा का उत्पादन होगा आपका। चल, यहाँ से बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भाई, यहाँ पर देख लीजिए, समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में कौन नहीं पाए जाते हैं? तो यहाँ पर इल्मेनाइट हो जाएगा, मोनोजाइट होगा, जिरकान होगा। ये आंसर होगा इसका टंगस्टन। ये बाकी बालू में नहीं, ये भूमिगत है। कैसा है ये? यहाँ पर भूमिगत आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलते यहाँ से आगे, तो ये भी आंसर आपको हो जाएगा। चलिए, यहाँ से बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर है मैच करना भाई, जल्दी से आप लोग मैच कर दीजिए। ये सारे के सारे क्षेत्र आपको मिलेंगे फट से। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ, यहाँ पर उकाई परियोजना है, उकाई परियोजना को ले जाओ गुजरात में ले जाओ। फिर अगर मैं कहूँ यहाँ पर ढाबोल है, इसको महाराष्ट्र में ले जाओ। यहाँ पर पेंच को मध्य प्रदेश में ले आओ। ये सब जल विद्युत परियोजनाएं कैसी हैं? ये जल विद्युत परियोजना है, इनको मैच करना है। तो ठीक है, तो ये पॉइंट है। लास्ट लास्ट के प्रश्न थोड़े से सरल थे आप लोगों के, एकदम से वनडे जैसे थे। चलिए, चलते हैं यहाँ से आगे। यहाँ पर अगर आप लोगों से मैं कहूँ निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म असत्य है? कौन सा युग्म असत्य है? जल्दी से बता दो। राष्ट्रीय भूभौतिकी है, खनन है,
भू सर्वेक्षण है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है। राष्ट्रीय अगर मैं आप लोगों से कहूँ इसका आंसर डी होना चाहिए, डी होना चाहिए है डी। डी तो डी होना चाहिए। चलिए ठीक है भाई, ये डी यहाँ पर भूभौतिकी है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ ये हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद है। तो ये सब फैक्ट हैं भाई, इसमें से तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इसमें हमारा कोई विशेष योगदान नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना आप। ये तो सब फैक्ट ही फैक्ट है। चलिए यहाँ पर है दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियां काली होती हैं भाई, प्रचुर मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। ये अगर आप लोगों से मैं कहूँ सही हो सकता है, ये कई इसमें से अगर मैं आप लोगों से कहूँ इसका आंसर होगा ये तो है, उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये गलत है। तो सबसे बड़ी बात ये प्रचुर मात्रा में है, 93 है। 93 का आंसर जो आप लोगों का बनेगा वो बन जाएगा सी। ये पूरा का पूरा गलत है, ध्यान सुनना। अगर मैं आप लोगों से कहूं, बस एक बात आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना है? अगर मैं आप लोगों से कहूं जहां पर ज्वालामुखी है, ध्यान सुना, जहां पर ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से निर्माण, ध्यान सुना, ज्वालामुखी से निर्माण, ज्वालामुखी से निर्माण चाहे वो चट्टानों का हो, ध्यान सुना, चाहे वो चट्टानों का हो, चाहे वो मिट्टियों का हो। क्या है? मिट्टियों का हो। मिट्टियों के निर्माण में और चट्टानों के निर्माण में अगर ज्वालामुखी का योगदान है, किसका योगदान है? ज्वालामुखी का योगदान है, चाहे वो चट्टानों का निर्माण हो चाहे मिट्टियों का निर्माण हो, अगर ज्वालामुखी का योगदान है तो क्या समझोगे आप लोग? ध्यान सुनना। तो क्या समझोगे आप लोग? यहाँ पर आपको समझना है कि वहां पर ह्यूमस तो नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? ह्यूमस नहीं मिलेगा। ये लॉजिक है, आपको आपको हमेशा याद रखना है। चल यहाँ से बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कपास एवं सोयाबीन है, धान एवं गन्ना है, कॉफी एवं चाय है, सरसों एवं क्या है? राई है। तो मैच कर दीजिए कौन कहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कपास और ये काली मृदा में चला जाएगा, धान और गन्ना है हो जाएगा, ये धान चाय इसमें ले चले जाओ, कॉफी चाय लेटराइट है, सरसों और राई जलोढ़ में। चलिए यहाँ से एक पॉइंट आपके पास फिर से आ रहा है कि यहाँ पर ये एमपीपीएससी का प्रश्न है भाई, सीधी सी बात है। कुल कोयला निक्षेप, ऐसे प्रश्न पूछा गया था एक बार, तो कोयला निक्षेप में 50% से अधिक प्राप्त होता है, 50% से अधिक प्राप्त होता है। 95 का आंसर आप लोगों का है। 95 का आंसर अगर मैं आप लोगों से कहूं, इधर ही दिख रहे हैं, इधर ही वाले दिख रहे हैं, यही आंसर आपका होगा, झारखंड और उड़ीसा। तो ठीक है, तो झारखंड और उड़ीसा हो जाएगा। यहां से बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त है? पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त है, ध्यान रखना। पवन ऊर्जा के लिए सबसे बड़ी बात है, पवन ऊर्जा के लिए दो, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त, पवन ऊर्जा के लिए सबसे बड़ी बात चाहिए, ध्यान सुना, पवन ऊर्जा के लिए चाहिए क्या है? यहाँ पर लॉजिक सुनना, पवन की तीव्रता कितनी चाहिए? पवन की तीव्रता, पवन की तीव्रता ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी उतनी पवन ऊर्जा। पवन की तीव्रता वहीं पर ज्यादा होगी, ध्यान सुना, पवन की तीव्रता वहीं पर ज्यादा होगी जहां पर वायुदाब में अंतर होगा। किसमें होगा? वायुदाब में अंतर। तो वायुदाब में जहां पर अंतर ज्यादा होगा, और वायुदाब में जहां पर अंतर ज्यादा होगा, वहां पर जो तापमान है, तापमान में भी क्या होगा? जो अंतर होगा, तापमान में भी अंतर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वायुदाब में अंतर ज्यादा, तापमान में अंतर ज्यादा, और वायुदाब और तापमान में अंतर मुझे ऐसा लगता है वहां पर होगा जहां पर जलीय और स्थलीय, ध्यान सुना, जलीय और स्थलीय संरचनाएं मिलेंगी। जहां पर जलीय और स्थलीय संरचनाएं आपको मिलेंगी, ध्यान सुना, जहां पर जलीय और स्थलीय संरचनाएं आपको मिलेगी वहां पर ये अंतर ज्यादा होगा। उस हिसाब से देख लीजिए। अगर आप लोगों से मैं कहूं तो यहाँ पर आंसर में से उत्तर पूर्वी राज्य हटा दो। क्या है? उत्तर पूर्वी राज्य हटा दो, बाकी सबका कोई ना कोई तट है, तटीय है, कच्छ सौराष्ट्र है, यहाँ पर ये आंसर आपका बन जाएगा। तो हटा दो, चार को हटा दो, चार को हटा दोगे तो आंसर बन जाएगा 1 2 3। चलिए यहां से आगे चलते हम लोग। तो अगला पॉइंट आता है एम एस स्वामीनाथन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। भाई एम एस स्वामीनाथन के संदर्भ में है आपको बताना है, तो एम एस स्वामीनाथन के बारे में बता दो। भारत के हरित क्रांति के जनक है, केरल में जन्म हुआ था, 87 में इनको मिला था भारत रत्न भी मिला। एम एस स्वामीनाथन के बारे में सभी फैक्ट आपके सही हैं। क्या है? सभी फैक्ट सही है एम एस स्वामीनाथन के बारे में। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन है तो अपन लोग खा पी रहे हैं आराम से, अच्छी बात है, ध्यान रखना। आप लोग नहीं होते तो अपन भी सीधी सी बात है कुपोषित होते। 1990 के दशक के मध्य में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो ठीक है, एक बार हो सकता है। इसे सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है। तो ठीक है, तो सदाबहार क्रांति मैंने आपसे कहा था, जो द्वितीय हरित क्रांति है, ध्यान सुना, द्वितीय हरित क्रांति है, इसको और सदा बहुत सारे नाम, कि अगर मैं कहूँ द्वितीय हरित क्रांति, इसको हम लोग कहते हैं सतत क्रांति, सतत कृषि क्रांति भी कह सकते हैं।
कृषि क्रांति यही कहलाता है। इसी को हम लोग कहते हैं सदाबहार। क्या है? सदाबहार। हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से, इसी को लोग कहते हैं इंद्रधनुषी। क्या है? इंद्रधनुषी। चलिए, तो ये सारी की सारी जो क्रांतियां, इनकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं लगभग सेम है। क्या है? विशेषताएं लगभग सेम है। ध्यान सुना, लगभग विशेषताएं क्या है? सेम है। चल, चलते यहां से आगे। यहां से आगे चलेंगे तो मैच करना भाई, मैच कर दीजिए। कौन किधर किधर किसके पास जाता है। 99 का है तो मैच आप लोग बना दीजिए। मैच में क्या बना दोगे भाई? सीधी सी बात है, मैच कौन किसके पास जाएगा। तो मैच आप लोग फट से बनाइए, फट से बनाइए, फट से, फट से। असत्य कथन है भाई यहाँ पर। अगर मैं आप लोगों से कहूँ बाजरा है, बाजरा का उत्पादन, असत्य युग्म का चयन करना है। बाजरा का उत्पादन मध्य प्रदेश में तो नहीं होता है भाई, इतना तो मुझे पता है, मैं भी मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। इसका उत्पादन आपको मिलेगा राजस्थान में। कहाँ पर मिलेगा? राजस्थान में। ठीक है, चल, यहां से अगला पॉइंट आता है। यहां पर देख लीजिए, मानसूनी वनों के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। असत्य कथन आपको पहचानना है। असत्य कथन में इन वनों हेतु 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती, तो ठीक है भाई। प्रमुख वृक्ष साल, सागौन और आंवला है, ठीक है, ये भी मान सकता हूँ। सर्वाधिक विस्तार छत्तीसगढ़ में है। ये वृक्ष कम लंबे होते हैं, सदाहरित। इसका सर्वाधिक विस्तार छत्तीसगढ़ में है, ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। चलिए, ठीक है भाई, यहाँ पर मानसूनी वन है, सर्वाधिक विस्तार छत्तीसगढ़ में यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के अगर मैं आप लोगों से कहूँ, ये आंसर आप लोगों का हो गया क्या? सी। चलिए ठीक है, तो अगर आप लोगों से मैं कहूँ यहाँ पर, ये आप लोगों का पूरा सेक्शन है, तो ये आपका डिस्कशन है। और इसी के साथ ये डिस्कशन आप लोगों का होता है पूरा। आप लोगों से मैं फिर से बोलता हूँ, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। रीजन क्या है, ये आप लोगों से मैं कहूँ, ये तीसरी बार मैं शूट कर रहा हूँ। तीसरी बार, 2 बार पता नहीं क्या हुआ, कैसे टेक्निकल इश्यू हुआ, दिक्कत हो गई, तो इस वजह से इसको आने में टाइम लग गया है। तो ठीक है, आप लोग बाकी जो टेस्ट पेपर्स होंगे, उन टेस्ट पेपर्स का समय समय के अनुसार संबंधित विषय के टीचर्स के द्वारा डिस्कशन होता रहेगा। धन्यवाद।